आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ से आई सबसे बड़ी खबर की। 5 दिन पहले बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। घात लगाकर नक्सलियों ने जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों से हैवी फायरिंग की और हमारे 22 बहादुर जवानों की शहादत हो गई। मगर हमारा एक जवान जिनका नाम राकेश्वर सिंह है, उन्हें नक्सलियों ने पकड़ लिया। जवान को छुड़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई मोर्चों पर कोशिशें शुरू हो गईं और इन कोशिशों का ही असर है कि राकेश्वर सिंह सही सलामत लौट आए हैं। ग्रामीणों के सामने नक्सलियों ने जवान को लौटा दिया। मगर सवाल यह है, नक्सली किस वजह से मजबूर हुए? वो कौन से फैक्टर हैं जिनके आगे नक्सलियों ने घुटने टेक दिए? ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह की सकुशल रिहाई हो गई है। 3 अप्रैल से वो नक्सलियों के कब्जे में थे। सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा कर दिया गया। सरकार ने उनकी रिहाई के लिए मध्यस्थता टीम बनाई थी। हम आपको राकेश्वर सिंह की रिहाई से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखी थी, जब एम्बुलेंस से बेस कैंप लाया जा रहा था, जो कि बटालियन है राकेश्वर सिंह की, और उस एम्बुलेंस की तस्वीरें देखिए। इसके बाद तस्वीर देखिए जब राकेश्वर सिंह की रिहाई हो रही थी। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। उधर परिवार में खुशी का माहौल है। जम्मू में राकेश्वर सिंह का परिवार रहता है। उनकी पत्नी मीनू सिंह, उनके माँ कुंती देवी, लड्डू बटे, खुशी के आंसू निकल आए। इसके साथ साथ सीआरपीएफ कैंप में राकेश्वर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राकेश्वर पहुंचे सीआरपीएफ कैंप में तो वहां जवानों ने भी उनका स्वागत किया। और उधर जम्मू में राकेश्वर सिंह के घर में जिसने भी ये खबर सुनी, सबके खुशी के आंसू निकल गए। और जब राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई हुई, आधिकारिक तौर पर जम्मू में उनके घर ये खबर पहुंची, उसके बाद आप देखिए जम्मू में राकेश्वर सिंह के घर किस तरह से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये राकेश्वर सिंह की पत्नी है जिनके हाथ में मिठाई का डब्बा है। और तस्वीरें देखिए आप, एक तरफ राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई, सैकड़ों ग्रामीणों के सामने नक्सलियों ने उनको रिहा किया, तो दूसरी तरफ घर में बने मंदिर माथा टेक कर मिठाई बांटी गई रिश्तेदारों में। 6 दिन से लगातार रिश्तेदार परेशान थे। 5 दिन हो गए थे। 3 तारीख को अगवा किया गया था, मुठभेड़ हुई थी, 22 जवान शहीद हुए थे, राकेश्वर सिंह को पकड़ लिया गया था। और आज 8 अप्रैल, इन 5 दिनों में लगातार भगवान से दुआएं करते रहे, प्रधानमंत्री से, छत्तीसगढ़ सरकार से राकेश्वर सिंह का परिवार मिन्नतें करता रहा, अपील करता रहा, और आखिर में नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। अभी आ गए हैं, ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी कॉल भी आया शायद आपको? हाँ, ऑफिशियली। तो कैसा लग रहा है अब? आपने खुद जैसे कंफर्म हो गया है, अब क्या आई एम सो हैप्पी। बहुत खुशी है आज मेरे को। मेरा बेटा देख रही हूँ मैं उसको अपने आंखों से, आ गया मेरा बेटा, बहुत खुशी हुई मेरे को। तो काफी जो कोशिशें हुई सरकार की तरफ हाँ, से, सब हाँ, सरकार ने बहुत कोशिश की, और भगवान का भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, देख रही हूँ। स्वागत होगा, आप थोड़े इमोशनल भी, किस तरह स्वागत होगा आप घर आएंगे? हाँ, बहुत ज्यादा स्वागत करेंगे। और इस वक्त कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी, इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा जी, और बीजापुर से हमारे संवाददाता पवन दुर्गम, और इसके साथ साथ बस्तर से हमारे संवाददाता अविनाश प्रसाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले मैं देवेश आपके पास आ रहा हूं, और देवेश, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, कौन से वो फैक्टर हैं, कौन सी वो वजह है जिन्होंने मजबूर कर दिया नक्सलियों को कि वो माटी के लाल को रिहा करें, सकुशल, और राकेश्वर सिंह की रिहाई हो गई? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह था कि नक्सली जवान को रिहा करेंगे या नहीं करेंगे। आमतौर पर इस तरह के मामलों में देखने को मिलता है, जब भी जवान का नक्सली अपहरण करते हैं तो 90% मामलों में
पत्रकारों की मध्यस्थता से, सामाजिक संगठनों की मध्यस्थता से जवानों को सकुशल छोड़ दिया जाता है। क्योंकि एक तरफ जब वो एक खूनी खेल खेलते हैं बस्तर के भीतर, बड़ी संख्या में जवानों की हत्या कर देते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद पूरे देश में एक ऐसी लहर चलती है कि नक्सली क्रूर हैं, आक्रांता हैं और उनकी वजह से बस्तर की जो ज़मीन है वो लाल हो रही है। और तब अपने आप को एक समाज का जिम्मेदार बताने की कोशिश, अपने आप को समाज में एक उदार चेहरा दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अपने आप को बताते हैं, ये जताने की कोशिश कि हम एक राजनीतिक दल हैं और हमारी लड़ाई चल रही है और हम बैटल फील्ड में हैं, लेकिन हमारे भीतर भी मानवता है, ये दिखाने का प्रयास बार बार नक्सली करते हैं। और ठीक क्रूरता के बाद ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ भी वही हुआ, सबसे पहले नक्सलियों ने क्रूरता के साथ हमारे जवानों की हत्या की, हमारे जवान शहीद हो गए, एम्बुश लगा करके हमारे 22 जवानों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक जवान का वो अपहरण करके ले गए। एक तरफ जहां पूरे देश में गुस्सा था, वहीं एक जवान को अपहरण करने के बाद उस क्षेत्र के आदिवासियों को उन्होंने इकट्ठा किया। प्रदेश में और देश में अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग जो सामने आए और आकर के उन्होंने कहा कि जवान को छोड़ देना चाहिए। तो एक तरह से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कि पूरे देश की सहानुभूति, पूरे देश की सहानुभूति और देश की साइकी चेंज करने, मनस्थिति चेंज करने की कोशिश इस घटना के जरिए से की गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। देवेश, में लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं हमारे संवाददाता पवन दुर्गम के पास जा रहा हूं और पवन दुर्गम के साथ वो वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा हैं जो मध्यस्थों में शामिल थे, जिन्होंने नक्सलियों से बात की थी और जिन चंद लोगों के वजह से आज राकेश्वर सिंह रिहा हैं। पवन, आपके पास आ रहा हूं और आपसे सबसे पहला सवाल यही है, गणेश मिश्रा जी से जरा जानने की कोशिश कीजिए, सरकार ने उनका नाम आगे बढ़ाया था या वो स्वतः खुद आगे बढ़े थे, और किन शर्तों के साथ नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा किया है? जी, निश्चित तौर पे एक बड़ा जो सुखद समाचार वो निकल कर आया है। इसमें बस्तर के जो पत्रकारों को हर बार जिम्मेदारी दी जाती है या फिर मध्यस्थता करने का मौका मिलता है, तो बखूबी जो एक परिणाम है वो निकाल कर यहाँ पर लाते हैं। तो गणेश मिश्रा जी भी उनमें से एक है। 7 पत्रकार जो थे वो वहां पर गए, तो उनमें से एक है। इस तरीके की रणनीति थी और आप लोग वहां पर गए थे, क्या कुछ शर्तें नक्सलियों ने वहां पर रखी? देखिए, जब जवान का जो मामला निकल कर बाहर आया, जब ये पता चला कि जो जवान लापता है वो माओवादियों के कब्जे में है, तो उस समय से ये इस पूरे मामले में पतासाजी करने की कोशिश की जा रही थी कि तभी नक्सलियों ने बता दिया कि जवान उनके कब्जे में है। और उसके बाद उन्होंने एक पर्चा जारी किया था, जिस पर्चे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये लिखा था कि सरकार की ओर से एक जो वार्ता के लिए एक दल गठित हो और वो दल माओवादियों के पास जाए और उस दल के माध्यम से वार्ता हो और उसी दल के हाथों उस जवान की रिहाई हो। ये शुरुआती दौर में माओवादी की ओर से ये जारी किया गया था प्रश्न, उस पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया था इस पूरे मामले में। जवान की रिहाई के बदले गणेश जी क्या कुछ मांगा नक्सलियों ने? क्या मांगे उनकी पूरी की गई हैं? देखिए, आज जिस तरीके से वहां माओवादियों के साथ जो बात हुई, हजारों ग्रामीण वहां, लगभग 2 से 2.5 हजार ग्रामीण वहां मौजूद थे। उन्होंने जब जवान को रिहा किया मीडिया के सामने और जो दल गया हुआ था उनके सामने, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि वे निशर्त उस जवान को रिहा कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि निशर्त रिहा तो कर रहे हैं पर जवान जो रिहा हो रहा है वो सकुशल अपने घर तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी थी। उन्होंने स्पष्ट हमें ये कहा था कि अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है, आप इस जवान को सुरक्षित शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और वहां से वे हर संभव अपने घर और अपने परिवार के पास पहुंचकर ये इत्तला कर दें कि जवान सुरक्षित पहुंचा है या नहीं। जी गणेश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। 22 जवानों की जब घात लगाकर नक्सलियों ने निर्मम हत्या की, उसके बाद छत्तीसगढ़ और देश में नक्सलियों के प्रति बहुत गुस्सा उमड़ पड़ा। क्या जवान की रिहाई के जरिए ये संगठन, ये लाल आतंक ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उनके अंदर भी इंसानियत मौजूद है? और क्या इन तस्वीरों के जरिए या राकेश्वर की रिहाई के बाद वो गुस्सा शांत होगा आम छत्तीसगढ़िया का, देशवासी का? क्या लगता है आपको? देखिए, ये नक्सलवाद पिछले 5 दशकों से बस्तर में चल रहा है। नक्सलवाद अपनी जमा चुके हैं। आप ये जो हमला हुआ, इसे भी आप एक साइकोलॉजिकल वार के रूप में देख सकते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये जो हमला हुआ जहां 22 जवान शहीद हुए हैं, इसे आप साइकोलॉजिकल वार के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि
इस समय सरकार जो सड़कें बना रही है वो माओवादियों के कोर इलाके से होकर गुजर रही है। एक सड़क जो बन रही है बासागुड़ा से तर्रेम होते हुए जो जगरगुंडा को जोड़ेगी, दूसरी सड़क पामेड़ से होते हुए बासागुड़ा को जोड़ेगी। अगर ये सड़क बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर माओवादियों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और अब रही बात जवान के रिहाई की, तो जब जवान को रिहा किया गया तब माओवादियों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि वे मानवता के नाते जवान को रिहा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मानवता के नाते जवान को रिहा कर रहे हैं। मानवता के नाते जवान को रिहा कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास गणेश जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हैं। रामावतार सर, मानवता तब कहा जाती है जब जन अदालत लगाकर लोगों को मुखबिरी के शक में उनका सिर कलम कर दिया जाता है। मानवता तब कहा जाती है जब आमने सामने की लड़ाई नहीं बल्कि एम्बुश लगाकर, घात लगाकर, स्पाइक्स लगाकर, आईडी लगाकर, आरडीएक्स लगाकर जवानों पर हमला किया जाता है। तब मानवता कहां जाती है? देखिए, पिछले अगर कई दशकों की कहानी देखेंगे आप तो ये दिखता है कि धीरे धीरे जो नक्सलियों का चेहरा है वो खराब हुआ है। उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो सोच है, उनके प्रति लोगों का मोह इसीलिए भंग हुआ। वो क्रूर होते गए, वो एक लुटेरे की तरह काम कर रहे हैं, वो निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो गरीबों की आड़ लेकर काम कर रहे हैं। ये संदेश जाने लगा है। इसके कारण उनका जो निचली तरीके से निचले हिस्से का जो धरातल है वो कमजोर हो रहा है। समाज के हर वर्ग, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, वो लोग एक धीरे धीरे इनकी जो कार्य प्रणाली है उससे अपनी दूरियां बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो सोच है, वो जिस उद्देश्य से बना था, जिस उद्देश्य से तैयार हुए थे, जो वो धीरे धीरे वो चीज रहा नहीं है। अब उनके बीच समर्पण या लोकतंत्र को जिंदा रखना है या गरीबों के लिए सेवा करना है, वो भावना है, वो बातें अब बहुत दूर की हो गई। ये संदेश जाने लगा है। तो अभी अपना चेहरा एक तरह से संवारने की कोशिश का हिस्सा है। तो ये अच्छी चीज है, अच्छा संकेत है कि इस मूल चीज में जो लौटे और एक अच्छा काम करे, मानवता का काम करे, एक जनहित के काम करे। वहां पर जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उन बेचारों को क्यों तंग करे? उनको आड़ लेकर जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है। और जो उनका उद्देश्य है वो उद्देश्य से भटक गए हैं। तो अपने उद्देश्य से भटक कर वो एक अच्छे रास्ते में अभी आते हुए इसे दिख रहे हैं। यही तो सवाल है रामावतार सर, कि प्रशंसा की जानी चाहिए। बदलाव आ रहा है नक्सलियों में, या ये दरअसल जो वो माइंड वॉश जो जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन वॉश, ये वो रणनीति है। मैं इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं बस्तर से। अविनाश, ये तस्वीरें जो हमने देखी, देखिए अगर राकेश्वर को रिहा करना था तो उन मध्यस्थों की मौजूदगी में राकेश्वर को रिहा किया जा सकता था। जैसे गणेश मिश्रा जी बता रहे हैं कि 2 से 2,500 लोगों जो स्थानीय लोग हैं उन ग्रामीणों की मौजूदगी में राकेश्वर को रिहा करना, और खास तौर पर तब जबकि सुरक्षा बल सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि कैडर नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहा है नक्सलियों को। ऐसे में 2 से 2,500 युवाओं के सामने, लोगों के सामने उसे रिहा करना, अपना एक बड़ा मानवतावादी चेहरा पेश करना, ये स्ट्रैटेजी है क्या कि कैडर तैयार करें ये बताते हुए कि उतने क्रूर नहीं है जितना हमको बताया जा रहा है, हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है, ये बताने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, आप सोचिए कि वो जिस जगह में कथित जन अदालत लगाया गया और राकेश्वर की रिहाई की गई, उस जगह में अगर 2 से 2,500 ग्रामीण आ गए हैं तो ये एकाएक नहीं आए। ये किसी 1 या 2 गांव के ग्रामीण नहीं है, ये दर्जनों गांवों के ग्रामीण हैं जो पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और इन ग्रामीणों तक पहले सूचना भिजवाई गई होगी कि आज से 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक संबंधित स्थल है, वहां पर आपको पहुंचना है और वहां पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। इससे साफ नजर आता है कि राकेश्वर की रिहाई एक दूसरा मामला है, लेकिन राकेश्वर की रिहाई के जरिए वहां अंदरूनी क्षेत्रों के जो ग्रामीण आदिवासी हैं, जिन्हें कथित रूप से ये लोग अपने जनताना सरकार का हिस्सा मानते हैं, उन लोगों को ये शो करना चाहते थे कि देखिए हम लोग कितने पावरफुल लोग हैं, हम कितने ताकतवर लोग हैं कि हमने सेना के एक सुरक्षा बलों का एक जो जवान है उसे बंधक बनाकर रखा है, हमने उसके जो हाथ है वो रस्सियों से बांध रखे हैं। और देखिए किस तरीके से सरकार के लोग या मीडिया के लोग गिड़गिड़ाते हुए हम तक पहुंचे हैं, और देखिए कि हम कितने अच्छे लोग हैं,
हम कितने मानवीय हैं कि हम इतना कुछ होने के बावजूद भी इसे रिहा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वॉर है। नहीं, इसी के साथ अविनाश, जो ये भीड़ पहुंची 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, जैसे भी ये भीड़ पहुंची, ये प्रभाव में पहुंची है या ये दबाव में पहुंची है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। निश्चित रूप से आप ये सोचिए कि वो इलाका, यहाँ पर जब पुलिस को ऑपरेशन करने जाना होता है तो 2-2 हजार की संख्या में सुरक्षा बल के लोग जाते हैं। यानी कि वो इलाका एक ऐसा इलाका है जो नक्सलियों के गुरिल्ला वार का युद्ध का इलाका है, पूरा का पूरा इलाका। और उस युद्ध के इलाके में जो पहले आदिवासियों का इलाका हुआ था, बस्तर के वनांचल के जो आदिम जनजाति के लोग हैं, उनका वो स्वर्ग हुआ करता था। उस इलाके में आज नक्सलियों ने अपना प्रभुत्व जमा के रखा हुआ है और उनके चंगुल में ये ग्रामीण निवास करते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो आज आप एक कथित जन अदालत देख रहे हैं, जहां पर 2,500 से 3,000 ग्रामीणों की भीड़ है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये ग्रामीण ऐसे हैं, क्या ये अपनी मर्जी से आए हैं? क्या किसी ग्रामीण की हिम्मत होगी कि जब नक्सल संगठन फरमान जारी करेगा कि आपको निश्चित तिथि में निश्चित जगह पर पहुंचना है, तो क्या कोई ग्रामीण इतनी हिम्मत दिखा पाएगा कि नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, मुझे आपकी जन अदालत से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं आऊंगा? बिल्कुल नहीं। कोई ग्रामीण हिम्मत नहीं कर सकता कि नक्सलियों के फरमान को वो न माने। यही मजबूरी है और यही सबसे बड़ा नक्सलियों का गणित है कि भय दिखाकर और अपने झूठे आंदोलन, कथित आंदोलन की लंबी लंबी कहानियां सुनाकर एक नक्सलियों का थिंक टैंक जो उन्हें संचालित करता है, वो मेट्रो सिटीज में एसी में रहता है और फील्ड पर जो आदिवासी मौत का सामना कर रहा है बंदूकों को पकड़कर, जिसके पास अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो शुरू से आज तक उसकी प्रॉपर्टी क्या है? टूटे हुए मिट्टी के 4 बर्तन। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो पत्तों से बनी हुई थाली जिसमें वो खाना खाता है, उसकी 1 बकरी और 4 मुर्गियां। लेकिन आज हमारे साथ कोई सियासी पैनल नहीं है, हमारे साथ जानकारों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी, इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी सर, वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा जी, और उनके साथ बीजापुर से हमारे संवाददाता पवन दुर्गम और बस्तर से हमारे संवाददाता अविनाश प्रसाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और ये जो सवाल अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले जिस पर बात की, जिस पर गणेश मिश्रा जी ने कहा कि नक्सलियों को ये मालूम चला, जो उन्होंने पूछताछ की होगी या जानने की कोशिश की होगी, कि 3 महीने पहले ही राकेश्वर सिंह की पोस्टिंग हुई थी बीजापुर में। मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या फिर ये प्लानिंग चेंज हो जाती? क्या अगर ऐसा कोई अधिकारी या सुरक्षा बल का जवान होता जो वहां 2, 2.5, 3 साल से रहा है बीजापुर में और वहां वो नक्सल, एंटी नक्सल मूवमेंट में शामिल रहा है, तो क्या उसकी रिहाई नहीं होती? क्या उसको मार डालते नक्सली? देखिए, नक्सली जब भी कभी कोई काम करते हैं या कोई घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद जो उनकी विज्ञप्ति आती है उसमें इस बात का जिक्र होता है बराबर कि वो अगर किसी को छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, अगर किसी की हत्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब उनको अपने किए गए काम के पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है तो बहुत वाहियात से तर्क वो दे देते हैं। नंद कुमार पटेल की जब हत्या उन्होंने की थी तब उनकी ओर से जो बातें सामने आई थी उसमें उन्होंने कहा कि वो पहले गृह मंत्री थे, अपने गृह मंत्री रहते बहुत सारे नक्सलियों को जवानों ने मारा था, इसलिए हम उनकी हत्या कर रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग जब विद्याचरण शुक्ला को मार दिया गया तब वो कहा गया कि हमको उनके बुजुर्ग होने पर सहानुभूति है, लेकिन वो भी नेता रहते, उन्होंने क्रूर काम किए थे। तो इस तरह के जस्टिफिकेशन नक्सली बार बार देते रहते हैं, लेकिन उन बातों का कोई तर्क नहीं होता है उनके पीछे, उसके पीछे कोई बड़ी बात ऐसी नहीं होती है जिसको रेखांकित किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला कि एक मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 22 जवानों की हत्या करने के बाद आप एक जवान को छोड़ देते हैं और आप ये उम्मीद करेंगे कि ये देश आपको उदार समझेगा, ये देश आपको ये समझेगा कि आप बहुत बड़े रहनुमा हो गए हैं तमाम लोगों के, इस देश के लोगों की भावनाओं के अनुसार आप चलने लगे हैं, तो ये बेहद गलत बात है। क्योंकि हमारा पूरा देश इस देश में तिरंगे झंडे के सामने नतमस्तक होता है। हमारा पूरा देश ये जानता है कि लोकतंत्र पर हमारी आस्था है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हम चलना चाहते हैं। और आप नक्सली जो जंगल के भीतर रह रहे हैं, वो लाल झंडे को सलाम करने वाले लोग, 26 जनवरी के दिन काला झंडा फहराने वाले लोग, आप ये अपेक्षा करते हैं कि इस देश के तिरंगे के नीचे अपना सिर झुकाने वाले, तिरंगे को सैल्यूट करने वाले लोग आपके सामने ये उम्मीद कर आपके बारे में अपनी धारणा बदल लेंगे कि आपने एक जवान को रिहा कर दिया है। बेशक आज जवान रिहा हुआ है, उसके पीछे एक दबाव समूह था, तमाम ऐसे लोग जो नक्सल सिंपैथाइजर माने जाते हैं,
तमाम ऐसे लोग जिनके मन में इस बात की भी पीड़ा होती है कि आदिवासियों के साथ भी कई बार जवान अत्याचार करते हैं, उन तमाम लोगों ने भी अपील जारी की थी। तो आपके सामने कोई रास्ता था ही नहीं इसके अलावा कि आप जवान को सुरक्षित छोड़ दें, क्योंकि आपने उसका अपहरण कर लिया था, बैटलफील्ड से उसे लेकर आपने कैंप में जा चुके थे। अभी जो गणेश मिश्रा पत्रकार जुड़े हुए हैं, गणेश मिश्रा लगातार उस इलाके में आदिवासियों के लिए खबर कवर करते हैं, सरकार को जागृत करते हैं, सरकार के सामने उस क्षेत्र की जो कमियां उसको लेकर के आते हैं। बीते 3 महीने पहले उनके खिलाफ नक्सलियों ने पर्चा जारी कर दिया था कि गणेश मिश्रा को हम मार देंगे, उनकी हम हत्या कर देंगे, और आज वही गणेश मिश्रा मध्यस्थता करने के बाद उस जवान को छुड़ाकर ला रहे हैं। तो नक्सलियों की बोली गई बात का, उनके द्वारा कही गई तर्कों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो समय के अनुसार अपनी बातों को बदलते रहते हैं। गणेश मिश्रा की हत्या करने की बात उन्होंने कही थी, बाद में जब पत्रकारों के समूह का दबाव उन पर पड़ा, देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा कि ऐसे लोग जो आदिवासी इलाकों में सरकार की आंख खोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे गणेश मिश्रा जैसे लोगों की अगर आप हत्या करने की बात करेंगे तो फिर यह बेहद गलत है। तो उनके द्वारा कही गई बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। जब भी उन्हें लगता है कि कोई ऐसी बात जो लोगों के सामने उनको तर्क रखते नहीं बनते हैं, उस कंडीशन में कोई भी ऐसी बात कह के निकलना चाहते हैं जिसके जरिए फौरी तौर पर उनको राहत मिल जाए। जी, मैं देवेश लौट रहा हूं आपके पास। इससे पहले कि रामावतार सर मैं आपके पास आऊं, मैं एक बार फिर गणेश मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। गणेश जी, आपको जान से मारने की धमकी दी नहीं दी, मैं उस पर नहीं आ रहा, वो चैप्टर कभी हम उस पर और बात करेंगे। मेरा सवाल तो आपसे बड़ा सीधा है सर, कि क्या कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन तैयार हो रहा था? अमित शाह का आना, अमित शाह का भूपेश बघेल से मिलना, ये दावा किया जाना कि हम किसी भी हाल में अपने जवान को छुड़ाएंगे, कोई टीम तैयार हो रही थी जिसकी खबर मिली नक्सलियों को। और मानवतावादी ठीक है, मानवतावाद और मानवता की मिसालें और वो सब ठीक है, लेकिन जिस तरह अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने रिहा किया, बाद में थ्योरी मालूम चली, खुद ये पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने माना कि भारत अटैक करने वाला था, इस डर से पाकिस्तान के घुटने टेके और उसके बाद अभिनंदन को छोड़ दिया गया। क्या वैसे ही कुछ स्थिति यहां बीजापुर में बनती दिख रही थी कि इससे पहले कि हम पर अटैक हो, एक बड़ा ऑपरेशन हमारे खिलाफ हो, उससे पहले एक तीर से 2 निशाने साध लीजिए, राकेश्वर को रिहा भी कर दीजिए, अपना मानवतावादी चेहरा भी दिखा दीजिए? देखिए, जिस दिन माओवादियों ने पत्रकारों के पास फोन कर ये जानकारी दी थी कि जो जवान है वो उनके कब्जे में है, सुरक्षित है, और उसी के कुछ देर बाद ये खबर निकलकर बाहर आई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर के बासागुड़ा पहुंच रहे हैं, और पहली बार देश का कोई गृह मंत्री है जो बासागुड़ा जैसे इलाके में पहुंचे थे, और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। परंतु अभी हम ये इसलिए नहीं कह पाएंगे कि क्या ये कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारी थी या कोई एक बड़े प्लान की तैयारी थी, नक्सलियों के खिलाफ कोई नए वार की तैयारी थी। क्योंकि उस दौरान जब मीडिया यहाँ पर थी तो स्वयं गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने ही मीडिया से दूरी बनाकर रखी, क्यों हम जानना चाह रहे थे कि क्या इस हमले के बाद बीजापुर में देश के गृह मंत्री का आना क्या किसी बड़े ऑपरेशन को या एक सरकार के बड़े कदम की ओर इशारा कर रहा है। परंतु इस तरह की किसी भी जानकारी देने से कोसों दूर नजर आए। आपको नक्सलियों का फोन आया था या आप खुद मध्यस्थता के लिए आगे बढ़े थे गणेश जी? देखिए, सबसे पहला फोन तो नक्सलियों की ओर से ही आया था 5 अप्रैल को दोपहर को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। उस पर यह जानकारी दी गई थी कि क्योंकि उसके पहले ही खबर वायरल हो चुकी थी कि जवान मिसिंग है, जवान लापता है, उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि स्पॉट में हम खुद गए थे और 20 डेड बॉडीज हमने वहां पर देखा था। और उसके बाद उन्होंने खुद फोन करके ये बताया कि जवान उनके पास, उनके कब्जे में है और वो सुरक्षित है। तो उस वक्त आपसे कुछ शर्तें रखी गई थी गणेश जी, और दूसरा ये कि तब जब कर 2-3 महीने पहले आपको मारने की बात कर रहे थे, आपको डर लगा कि जवान की रिहाई के चक्कर में कहीं अपनी जान के लाले ना पड़ जाए? नहीं, देखिए, बात डरने की नहीं है। हम जिस इलाके में काम करते हैं, बस्तर में हर पत्रकार रोज जोखिम उठाता है, रोज जोखिम उठाकर समाज की और लोगों की खबरों को निकालकर बाहर लाता है। सरकार और लोगों के बीच में एक मील का पत्थर बनने की कोशिश करता है, उनके बीच एक सेतु तैयार करता है कि हम उनकी समस्या को वहां तक रखते हैं। और इस मामले में बात डरने की नहीं थी। पिछले वाले मामले में, मेरे मामले में भी माओवादियों ने हालांकि 2-3 बार उनकी सेंट्रल कमेटी ने इस मामले में माफी मांगते हुए कहा था कि बाय मिस्टेकली आपका नाम लिखा गया है,
और अब जब जवान की बात आती है, जवान नहीं, इसमें गणेश जी क्या जान का मामला है, इसमें मजाक नहीं चलता है, मिस्टेक नहीं चलती है, गोली चली तो जान चली जाती है। यही तो चीजें हैं कि जवान बड़े जिम्मेदार होते हैं, संविधान जिम्मेदारी का एहसास कराता है, लेकिन जब आप संविधान को नहीं मानते तो फिर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सलाम है ऐसी पत्रकारिता को। और तब जबकि हम ऐसी पत्रकारिता का जिक्र कर रहे हैं, बीजापुर से मेरे सहयोगी पवन दुर्गम हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा गणेश जी आप पवन को एक बार फोन दें हमारे। पवन, आप सबसे पहले उन पत्रकारों में हैं जिन्होंने एम्बुलेंस से आते हुए कवर किया था राकेश्वर सिंह को। आप राकेश्वर सिंह को पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन तब जबकि हम ये जानते हैं कि वो हमारा जवान है, हमारे देश का जवान है, आपको व्यक्तिगत कितनी खुशी हुई उस एम्बुलेंस को चेक पोस्ट से निकलते देखते हुए, ये जानते हुए कि उसके अंदर वो राकेश्वर सिंह है जिनकी सलामती के लिए पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा था? जी देखिए, लगातार जो है जी के माध्यम से हम एक मुहिम चला रहे थे, अभिनंदन के बाद रामेश्वर की रिहाई हो, और उनके लिए पूरे देश भर से दुआएं आ रही थी, देश भर से लोग उनको नक्सलियों से छोड़ने के लिए अपील कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं भी उनमें से एक था जो ये उम्मीद कर रहा था कि नक्सली उन्हें छोड़ें और हम उन्हें देख पाएं। आज मैं जब सारकीगुड़ा पहुंचा था रेम जाने के लिए, वहां पे सुरक्षा बल के जवानों ने हमें रोक लिया था, लेकिन हमको खबर 3-3:30 बजे के आसपास लग गई थी कि नक्सली जो है जवान को रिहा करने। हम सीआरपीएफ जो कैंप है सारकीगुड़ा, वहां पे खड़े थे, और जिस वक्त हम वहां पहुंचे और पूरे जो कैंप के जो जवान है वो बाहर आकर उन वाहनों का इंतजार करते, उस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि राकेश्वर सिंह मनहास निकल कर आएंगे। सही मायने में सुखद एक एहसास था वहां पे, और उस गाड़ी को आते हुए देखना और उस गाड़ी को के सामने बोलना और उस गाड़ी को कवर करना, हम एक झलक देखने की कोशिश कर रहे थे राकेश सिंह। बिल्कुल पवन, मैं समझ सकता हूं, पत्रकारिता के तमाम सालों के तजुर्बे में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो कभी जहन से, जिगर से निकलती नहीं है, और उन खबरों को ताउम्र हम याद करते हैं, और वो खबरें नहीं होती है, कई बार वो मिशन बन जाता है। और ऐसा ही मिशन ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी था। और इस दौर में जब मैं ये बात कह रहा हूं या जब पवन से बात कर रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये, गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे जवान राकेश्वर सिंह से फोन पर बात की अब से कुछ देर पहले। इसके साथ साथ जम्मू में राकेश्वर सिंह के परिवार से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है, उनका हालचाल जाना है। तो अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश्वर सिंह से फोन पर बात की है, जवान, और उनके साथ साथ जम्मू में उनके परिवार से, पत्नी मीनू से और उनकी मां कुंती देवी से अमित शाह ने बात की है और उनका हालचाल लिया है। एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रामावतार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामावतार सर, क्या राकेश्वर की रिहाई के पीछे मध्यस्थों की एक भूमिका, और दूसरा, जैसा अभी गणेश मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह गृह मंत्री का उस इलाके में जाना, उस कोर इलाके में जाना आज तक जहां कोई देश का गृह मंत्री नहीं पहुंचा, इसने भी एक दबाव बनाया कि केंद्रीय गृह मंत्री आकर वहां पर मौजूद हैं, वहां पर जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, और अगर केंद्र सरकार इन जवानों को आदेश देती है तो फिर कहीं उस एक जवान के बदले में एक बहुत बड़ी जंग इन नक्सलियों को ना झेलनी पड़े। आसिफ जी, इस पूरे घटनाक्रम पे धीरे धीरे पर्दा उठेगा और कई रहस्य जो है खुलकर आगामी दिनों दिखेगा। जिस तरह से आज एक फिल्मी स्टाइल में हम फिल्म में देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा उस क्षेत्र का ताकतवर गुंडा नेता वो इस तरह से छोड़ता है किसी गरीब बताकर, उस तरह जो किया गया है, ये पूरा मामला लोकतंत्र के लिए एक घातक है। लोकतंत्र में ऐसे दृश्य हम फिल्म में देखते हैं और कहीं दिखता नहीं है। जिस तरह से आज एक भय बनाने की कोशिश के तहत ये मुझे ज़्यादा लगता है, और भय से वो अपने क्षेत्र में फिर से प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से राज्य सरकार दो काम कर रही है। एक, राज्य सरकार वार्ताकार के जरिए उस क्षेत्र में शांति स्थापित की कोशिश कर रही है। एक बात, उसमें इस तरह के छोड़ने के बाद वो बल मिलेगा, और राज्य सरकार भी आगामी दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का रुख आक्रामक होता। वो अब ये संदेश जाएगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नक्सलियों के बीच एक नया एजेंडा आ सकता है कि बातचीत से वहां पर शांति का रास्ता, विकास का रास्ता और एक अच्छे जीवन का रास्ता वहां पर तैयार करने की दिशा में पहल हो सकती है। एक बात जो अच्छी हो सकती है, अगर सही दिशा में काम करने की कोशिश नहीं की, अभी भी नक्सलियों ने इसको अगर दबाव की राजनीति का हिस्सा या अपना
जो प्रभाव है बस्तर में बनाने के लिए जो दिखाने का ये जो क्रम दिख रहा है उसको उसके जरिए अगर करते हैं तो ये जो जिस तरह से नक्सली समस्या है वो हल नहीं हो पाएगा। और इस तरह की घटनाएं पिछले 3 बार भी हुई है और ये चौथी बार, इस बार तो सार्वजनिक तरीके से जिस तरह से दिखाया गया है मीडिया के सामने और हजारों लोगों के सामने, ये लोकतंत्र में हो रहा है, ये घातक है। कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को चुनौती है, लोकतंत्र को भी चुनौती है। तो इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए कि कोई भी इस तरह से अपना एक इलाका तैयार कर अपने मनमाफिक काम कर रहा है, जहां विकास हो रहे हैं सर। ना लोगों दो निशान, दो विधान नहीं चल सकते। इस देश का एक निशान है, एक विधान है, एक संविधान है, एक तिरंगा है और हम सबको उसके नीचे रहना है। लेकिन इस देश में अगर आप अपना अलग झंडा लेकर चलेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो कोई धर्म विशेष हो, कोई संप्रदाय विशेष हो या फिर किसी भी गुट को मानने वाला हो। अविनाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश, टेक्निकली जेनेवा कन्वेंशन राष्ट्रों को, देशों को मजबूर करता है और इसी वजह से अभिनंदन की रिहाई में जेनेवा कन्वेंशन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान बाध्य था। नक्सली किसी भी जेनेवा कन्वेंशन के दायरे में नहीं आते हैं। ये दबाव था, ये वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये अपनी एक पॉजिटिव छवि दिखाने की कोशिश थी, या फिर इसमें एक तीसरा बड़ा एंगल जो अभी रामावतार सर ने दिया कि बातचीत को आतुर है नक्सली, उस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने राकेश्वर सिंह को रिहा किया। देखिए, सारे तथ्य सम्मिलित हैं इसमें। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा बल और सरकार कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है नक्सलियों के ऊपर, इसलिए नक्सलियों ने रिहा कर दिया, या सिर्फ दबाव ही था इसलिए रिहा कर दिया। ये सभी तथ्यों का एक सम्मिलित मिश्रित नतीजा है कि जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा था नक्सल एरिया में, तो ये अपने आप में इससे ये क्लियर होता है कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र का गृह मंत्रालय, वो बेहद इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है। और गंभीर होने का ये मतलब नहीं कि एकाएक वो सुरक्षा बलों को भेज देगी और हजारों की संख्या में सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में पहुंच करके फायरिंग करेंगे। नहीं, संगठन ये समझता है कि उनका जो पाइपलाइन जुड़ा हुआ है, जहां से उन्हें जीवन दान मिलता है, जो मेट्रो सिटीज में उनके संरक्षक बैठे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे अदालत में हो, ये जानता है नक्सल संगठन कि जब इस तरीके से गृह मंत्री का दौरा हुआ है तो इनके जो पाइपलाइन हैं जिनसे इन्हें ऑक्सीजन मिलता है मेट्रो सिटी से, इन पाइपलाइंस के जो थिंक टैंक हैं और इनके जो बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं, वहां से भी हमला होगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये दबाव तो था ही। दूसरा दबाव ये भी था कि जिस तरीके से जनता धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे पर केंद्रित होती जा रही थी, जनता हर पल ये जानना चाहती थी कि आखिर राकेश्वर किस स्थिति में है, नक्सल संगठन आखिर से कब छोड़ेगा। तो ये एक दबाव था ही। राकेश्वर की छोटी सी प्यारी सी मासूम नन्ही की बच्ची, उनकी पत्नी, उनकी माता और उनका पूरा परिवार जिस तरीके से बार बार अपील कर रहा था, जिस तरीके से मीडिया और उसके लोग और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग अंदरूनी इलाकों में सूत्रों से लगातार पता कर रहे थे कि राकेश्वर की क्या स्थिति है, ये सारे उन्हीं सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया है। लेकिन नक्सलियों को यह भी मालूम होना चाहिए और ये उन्हें गांठ मार लेनी चाहिए बात कि ये देश तिरंगे को मानता है, संविधान को मानता है, और अगर नक्सली चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए या फिर उनको सम्मान दिया जाए तो उन्हें भी इस संविधान को, इस तिरंगे को मानना होगा, देश के कानून को मानना होगा। और रही बात रामावतार तिवारी सर ने जो बात कही है कि फिल्म में जैसे एक बड़ा गुंडा किसी गरीब को छोड़कर समाज में अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, तो 3 घंटे की उस फिल्म के बाद हैप्पी एंडिंग होती है, वो गुंडा मारा जाता है, वो गुंडा खत्म हो जाता है। 3 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ, नक्सलियों को ये बात जरूर याद रखनी चाहिए और ये सोचनी भी चाहिए कि एक जवान उन्होंने हमारा छोड़ा है, और वो अगर इसके पीछे ये मंशा रखते हैं कि वहां जन अदालत लगाकर या देश में एक ये संदेश पहुंचाएं, तो ये भी वो याद रखें कि उन 22 जवानों की शहादत भी इन्हीं नक्सलियों की वजह से हुई थी और घात लगाकर उन्होंने उन पर हमला किया था। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी। कायरता को जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया गणेश मिश्रा जी, खासतौर पर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार, स्थानीय पत्रकार हैं। पवन, बहुत शुक्रिया आपका। अविनाश, देवेश और रामावतार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।